नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में टॉपिक है एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी और ए टीचर। इस टॉपिक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, तो इस टॉपिक के अध्ययन करने से पूर्व हम हर बार की तरह अपनी पिछली क्लास का एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व अथवा शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, इस टॉपिक पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया था और इस टॉपिक को हमने दो भागों में डिवाइड करके बतलाया और समझाने का प्रयास किया। तो हमने आपको बतलाया जो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में अब शिक्षक को प्रधान न मानकर, विषय को प्रधान न मानकर किसको मानता है प्रधान, बालक को प्रधान मानता है। यानी शिक्षा की जो समूची व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था का समूचा संचालन है वो बालक को केंद्र में रखकर किया जाएगा। बालक की सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, बालक की सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था का क्या किया जाएगा, संचालन कार्य किया जाएगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है उसने जो किया वो है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी शिक्षा का बाल केंद्रीकरण कर दिया। फिर हमने आपको बतलाया पाठ्यक्रम निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। शिक्षण पद्धतियों में भी इसने क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी शिक्षा मनोविज्ञान महत्व देता है। अनुशासन स्थापना में भी शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या है, नवीन अवधारणा प्रस्तुत की है। हमने आपको बतलाया कि प्राचीन शिक्षा पद्धति में अनुशासन स्थापित करने के लिए छड़ी का अथवा डंडे का प्रयोग किया जाता था। उनका विश्वास था, जो प्राचीन कालीन जो शिक्षक थे उनका विश्वास था कि छड़ी हटाते ही बालक बिगड़ जाता है अथवा अनुशासन की स्थापना नहीं कर सकते हो। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि भाई भय, डंडे अथवा मारपीट के बल पर आप छात्र को अनुशासित नहीं कर सकते हो। यदि आपको छात्रों को अनुशासित करना है, अनुशासन का पाठ सिखाना है, तो उन्हें स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रेरित किया जाना चाहिए। और स्व अनुशासन स्थापित करने के लिए आप प्रजातांत्रिक मूल्यों का, शिक्षक किसका प्रयोग करे, प्रजातांत्रिक मूल्यों का, जैसे प्रेम है, सहयोग है, सद्भावना है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनको क्या करे, अधिक से अधिक स्व अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करे। तो अनुशासन का भी अपना महत्व बतलाया। फिर हमने आपको बतलाया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान ने वंशानुक्रम की अपेक्षा इसको वातावरण को सर्वाधिक महत्व दिया है। यानी वंशानुक्रम से अधिक प्रभावी कौन है, वातावरण है। शुद्ध एवं स्वस्थ वातावरण क्या है, बालक को विषय के सीखने के प्रति क्या करता है, रुचि उत्पन्न करता है। और हमने आपको एक कथन बतलाया, जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने कहा कि मुझे स्वस्थ बालक दे दो, मैं उसे अच्छे से अच्छा जज अथवा चोर भी बना सकता हूँ। तो आप देख रहे हो उन्होंने वातावरण को इतना अधिक प्रभावशाली कारक बतलाया कि बस मुझे स्वस्थ बालक चाहिए, मुझे जज बनाना है अथवा उसको चोर बनाना है, मैं उसे बखूबी निर्माण कर सकता हूँ। फिर हमने आपको बतलाया कि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं एवं शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है शिक्षा के क्षेत्र में। फिर हमने आपको बतलाया मापन एवं मूल्यांकन की पद्धतियों में भी शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है। फिर हमने आपको बतलाया जो थकान और रुचि है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में बालक की थकान और रुचि दोनों को भी क्या मानता है, प्रधान मानता है। थकान सीखने में अथवा अधिगम में क्या होती है, बाधा उत्पन्न करती है। यदि बालक थका हुआ होगा तो सीखने में अरुचि उत्पन्न करेगा, और जो बालक का रुचि का क्षेत्र होगा उसे सीखने के लिए बालक बार बार लालायित रहेगा, सीखने का प्रयास करेगा और उसका अधिगम सहज, सरल एवं तीव्र गति से होता जाएगा। और हमने अपना बतलाया कि मूल प्रवृत्तियों को, अभिप्रेरणा एवं मूल प्रवृत्तियों को भी क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान महत्व देता है। यानी छात्रों को सीखने के लिए शिक्षक जितना अधिक से अधिक मानसिक रूप से प्रेरित करेगा, तैयार करेगा, उतना ही वो सीखने के लिए क्या होंगे, तत्पर होंगे। इसी के साथ साथ जो शिक्षा मनोविज्ञान है व्यक्ति की मूल प्रेरणाओं को, मूल प्रवृत्तियों को क्या करता है, महत्व देता है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के किसी भी व्यवहार को करने के लिए उसको क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो ये हम अपनी पिछली क्लास में क्या विस्तार पूर्वक हर बिंदु को हमने विस्तार पूर्वक आपको क्या समझाने का प्रयास किया। अब आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का
का उपयोग है वो हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से या निम्न बिंदुओं के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है अध्यापक के लिए, तो वो सबसे पहले अपने खुद के लिए, अध्यापक स्वयं के लिए है। तो सबसे पहला बिंदु अपने आप को जानना। अपने आप को जानना। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान ने जो शिक्षक के लिए उपयोगिता बतलाई है उसमें सबसे पहली उपयोगिता शिक्षक की स्वयं के लिए, उसको स्वयं को जानना है। तो एक शिक्षक के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है वो है सबसे पहले अपने आप को जानना। एक शिक्षक में अपने व्यवसाय के अनुकूल योग्यताएं हैं अथवा नहीं। सबसे पहली चीज शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह बतलाता है कि उस शिक्षक में आपके अंदर यानी शिक्षक के अंदर अपने व्यवसाय के अनुकूल योग्यताएं हैं अथवा नहीं। उसका स्वभाव, उसका जीवन दर्शन, बात समझ रहे ना, यानी शिक्षक का स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए, उसका जीवन दर्शन किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी जीवन के प्रति सोच किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन बतला रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बतला रहा है। तो एक शिक्षक में अपने व्यवसाय के अनुकूल योग्यताएं हैं अथवा नहीं, उसका स्वभाव, उसका जीवन दर्शन, शिक्षक का शिक्षार्थी के साथ संबंध, शिक्षक का किसके साथ, शिक्षार्थी के साथ संबंध, तथा शिक्षक का अभिभावकों के साथ संबंध किस प्रकार का होना चाहिए ताकि बालक और शिक्षक के मध्य का मधुर मैत्रीवत संबंध स्थापित हो सके, उनके बीच शुद्ध एवं स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके, नकारात्मक, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच नकारात्मक भावों का प्रवेश न हो सके। तो इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या बतला रहा है, शिक्षक को क्या बतला रहा है, शिक्षक को बतला रहा है कि भाई शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य किस प्रकार का मैत्रीवत संबंध होना चाहिए, शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, शिक्षक की समाज में क्या भूमिका है, शिक्षक की समाज में क्या भूमिका है, अथवा समाज शिक्षक को किस दृष्टिकोण से और नजरिए से देखता है, तो उसी के अनुसार शिक्षक अपने आचरण को, अपने व्यवहार को क्या करे, निर्मित करे, अथवा शिक्षक की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इन सारी बातों का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान किसको प्रदान करता है, शिक्षक को प्रदान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक शिक्षक के लिए जो सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो क्या है, अपने आप को जानना। यानी एक अध्यापक में अपने व्यवसाय के अनुकूल योग्यताएं हैं अथवा नहीं, उसका स्वभाव, उसका जीवन दर्शन, उसका नैतिक चरित्र, अध्यापक की विद्यार्थियों के साथ संबंध अथवा अध्यापक अभिभावकों के बीच संबंध, अध्यापक की समाज में क्या भूमिका है, अध्यापक की समाज में क्या प्रक्रियाएं हैं, समाज का अध्यापक के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण है, उसी के अनुसार अध्यापक क्या करे, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को और अपने सामाजिक व्यवहार को क्या करे, निर्मित करे। अध्यापक की क्या क्या आवश्यकताएं, इन सभी बातों का ज्ञान जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसको प्रदान करता है, शिक्षक को प्रदान करता है, जिसके आधार पर, इस ज्ञान के आधार पर शिक्षक क्या कर सकता है, अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है और विद्यार्थी के अधिगम को क्या कर सकता है, सहज, सरल और तीव्र बना सकता है। अगला, अब बालक को जानना, बालक को जानना यानी अधिगमकर्ता को जानना। अब शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक के स्वयं के लिए है, उसको शिक्षक ने अपने आप के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। अब जिनको वो शिक्षण कार्य करा रहा है, जिनको शिक्षा प्रदान कर रहा है, यानी शिक्षा ग्रहण करने वाले अधिगम करता अथवा बालक को भी शिक्षक के लिए जानना आवश्यक है। यानी बालक के व्यवहार को जानने के लिए शिक्षक को क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक है, तभी वो बालक के व्यवहार को जान पाएगा, समझ पाएगा। तो बालक के व्यवहार को जानने के लिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब आप जानते हो प्रत्येक प्राणी अथवा प्रत्येक जीव अथवा प्रत्येक बालक के अंदर क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और ये हम आगे टॉपिक आएगा तो वहां मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत पढ़ाएंगे विलियम मैकडूगल का, कि ऐसी प्रवृत्तियां क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां ऐसी आदतें
जो व्यक्ति के जन्म से आती हैं उसके साथ और मृत्यु तक रहती हैं, यानी जन्म से मृत्यु तक हमेशा साथ रहने वाली आदतें, प्रवृत्तियां क्या कहलाती हैं? मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। तो व्यक्ति का जो मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति का प्रत्येक जीव का जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है, यानी जो व्यवहार का उद्गम स्रोत है वो है मूल प्रवृत्ति, यानी व्यवहार का जो उद्गम होता है, उदय होता है, उसके व्यवहार के होने के पीछे जो कारण होता है वो उसकी क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां होती हैं। यानी प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक उन मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर क्या करता है? व्यवहार दर्शाता है, व्यवहार व्यक्त करता है। अब जब हम आगे बताएंगे तो बताएंगे कुछ विद्वानों ने क्या है, दो ही मूल प्रवृत्ति बताएं, जिजीविषा और मुमूर्षा, यानी जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो एक विद्वान थे विलियम मैकडूगल, उन्होंने बताया कि 14 मूल प्रवृत्ति होती हैं जो जन्म से साथ आती हैं और मृत्यु तक रहती हैं, और उन्हीं मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर व्यक्ति क्या करता है? व्यवहार दर्शाता है अथवा व्यवहार करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या कह रहा है कि बालक के व्यवहार को जानने के लिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बालक के व्यवहार का जो उद्गम स्रोत है, वो व्यवहार का उद्गम स्रोत क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे मैं एक छोटी सी मूल प्रवृत्ति बतलाऊं, संचय। संचय को हम क्या कह सकते हैं? संग्रह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संचय को हम संग्रह भी कह सकते हैं। तो आप देखते हो जन्म से मृत्यु तक संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना। तो प्रत्येक जीव में संचय करने की अथवा संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आप देखते हो जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, शिशुअवस्था में होते हैं, तो वो खिलौनों का संग्रह करते हैं। एक खिलौने से उनका मन नहीं भरता, वो जिस जिस प्रकार के मार्केट में अथवा अपने मित्र मंडली में जिस जिस प्रकार के खिलौने देखते हैं, अपने माता पिता से उसी प्रकार के खिलौने लाने की क्या करते हैं? जिद करते हैं। चाहे भले ही पहले से खिलौनों का पूरा क्या है, एक मार्केट उनके घर पर सजा हुआ रखा हो, उन्हें उनसे खेलना पसंद नहीं है, लेकिन नए खिलौने की क्या है, फिर से वो क्या करते हैं? कामना रखते हैं, प्राप्ति की लालसा रखते हैं। तो आप देख रहे हो वो खिलौनों को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। संचय कौन सी प्रवृत्ति ने दर्शा दी? संचय और संग्रह की। तो ये आप देख रहे हो जन्म से आई। इसी प्रकार आप देखते हो उसकी आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो बालक या अथवा प्राणी है वस्तुओं का, धन का, जमीन जायदाद का, आभूषणों का, महिलाएं जैसी इनका क्या करती जाती? संग्रह करती जाती हैं। तो आप देखते हो जब वयस्क होते हैं तो वो देखते हो जमीन एक प्लॉट है, उसके बाद 2 प्लॉट, 4 प्लॉट, इच्छाएं संतृप्त नहीं हो रही है, अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं? धन इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं हैं अधिक से अधिक आभूषण, एक तरीके के कानों में पहनने के बाला है, फिर भी वो 4 तरीके के ब्रज वाला, रंग वाला, धन वाला और भगवान जाने कितने वालाओं को क्या करती हैं? संग्रह करने का प्रयास करती हैं। तो ये क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। तो वो संग्रह करने की प्रवृत्ति आके और ये बार बार क्यों कर रही है कि भाई इस तरीके की मुझे और वस्तुएं चाहिए, भले ही मेरे पास है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो उसको व्यवहार करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बतलाता है कि जो व्यवहार का जो मूल उद्गम है, व्यवहार का जो मूल उद्गम स्रोत है वो उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर ही क्या करता है? व्यवहार दर्शाता है। तो आप देख रहे हो, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या होता है? एक संवेग उत्पन्न होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या होता है? संवेग उत्पन्न होता है। तो आप देख रहे हो मूल प्रवृत्तियां सीधे सीधे क्या? संवेग से सीधे से घनिष्ठता का इनके बीच क्या होता है? संबंध होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यवहार को समझाने के लिए शिक्षक को क्या करता है? एक मार्गदर्शन अथवा ज्ञान प्रदान करता है कि भाई जो बालक का जो व्यवहार है, उस व्यवहार के उदय का अथवा उद्गम का जो मूल कारण क्या है? मूल प्रवृत्तियां। प्रत्येक बालक अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर ही व्यवहार दर्शाता है, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो संवेग से सीधे सीधे घनिष्ठ रूप से क्या होती हैं? संबंधित होती हैं। अब जैसे इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे कि मान लो कोई बालक है, एक बालक है और वो अपने साथ के जो साथी हैं, उसकी मित्र मंडली के हैं, उनको सदैव तंग करता है अथवा परेशान करता है। अपने आस पड़ोस के मोहल्ले के बच्चों को पीटता है, गली में लगे हुए बल्बों को तोड़ फोड़ देता है, गंदगी करता है रास्ते में। ठीक है जी। तो उसका जो व्यवहार है आप भी देख रहे हो, बालक का व्यवहार क्या है? विचित्र ही प्रकार का है। तो जब शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से हीन शिक्षक क्या है? इस प्रकार की समस्या को देखता है, तो वो बालक को क्या है? इस बालक की इस समस्या का अथवा इस व्यवहार का निदान केवल किससे देखता है? दंड विधि के माध्यम से
देखता है। यानी ऐसे बालक को केवल डंडे के बल पर ही क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ऐसा कौन मानता है? ऐसा वह मानता है, वह शिक्षक मानता है जिसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से युक्त शिक्षक इस समस्या का समाधान कैसे करेगा, वो सुनो। क्यों? आप जानते हो कि मनोविज्ञान है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व देता है। यानी जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति को आधार मानता है। यानी मनोविज्ञान यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होने के जो कारण है अथवा क्षेत्र है वो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, हर स्तर से क्या है, प्रत्येक प्राणी है, प्रत्येक बालक है दूसरे से भिन्न होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक बालक दूसरे से भिन्न है तो उसके व्यवहार प्रदर्शन की भी जो तरीके होंगे वो भी भिन्न भिन्न होंगे। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से युक्त शिक्षक होगा तो इस प्रकार के बालक की जो व्यवहार है उसका समाधान है वो दंड विधि से नहीं देखेगा। इसका समाधान वो क्या होगा, उसके बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, क्या मूल प्रवृत्तियां, उन मूल प्रवृत्तियों का क्या करेगा, परिमार्जन करेगा। उन मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन अथवा शोधन करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। यानी उनकी मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा निर्देश देगा। जहां उनकी जो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जो ऊर्जा है वो नकारात्मक अथवा अनावश्यक कार्यों में व्यर्थ खर्च ना हो, उसको सकारात्मक कार्यों में उस ऊर्जा का क्या किया जाए, मूल प्रवृत्तियों की ऊर्जा का उपयोग किया जाए। तो ये सब कौन बतलाता है शिक्षक को? शिक्षा मनोविज्ञान बतलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को क्या करता है, बालकों के व्यवहार को जानने के लिए क्या है, शिक्षक की भी सहायता करता है। अगला, शिक्षण पद्धति। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्षेत्र में अनेक नियमों एवं सिद्धांतों का उल्लेख करता है। आप भी जानते हो मनोविज्ञान के अनेक नियम एवं सिद्धांत हैं। उन नियमों सिद्धांतों को क्या है, हम शिक्षा के क्षेत्र में लागू करते हैं, तो फिर उसको क्या कह देते हैं, हम शिक्षा मनोविज्ञान कह देते हैं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अधिगम के अथवा सीखने के अनेक नियमों एवं सिद्धांतों का उल्लेख करता है और उन नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग करते हुए शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति में क्या कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है अथवा शिक्षण विधियों में उन नियमों एवं सिद्धांतों का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। जैसे एक छोटा सा ही नियम है कि तत्परता का नियम। ये मनोविज्ञान क्या कहता है कि भाई जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए स्वयं तत्पर नहीं होंगे तब तक आप उस कार्य को कभी भी करना नहीं सीखोगे। तो बालकों में वो तत्परता की भावना का क्या करे शिक्षक, संचार करे। उस तत्परता की भावना का क्या करे, उदय करे, जिसके कारण बालक आसानी से उस कार्य को सीखने के लिए तैयार रहे, तत्पर रहे। तो आप देख रहे हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आप घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब के नजदीक तो ले जा सकते हो, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। घरों में भी आप देखते हो एक रूटीन के तहत पशुओं को अथवा मवेशी को आप पानी पिलाते हो, तो आप देखते हो बाल्टी उसके सामने रखने पे भी वो क्या है, पानी नहीं पी रही, यानी वो उस पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है, क्या नहीं है, उसके अंदर रेडीनेस नहीं है। तो ये कौन बतला रहा है हमको, मनोविज्ञान बतला रहा है। तो यही है कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम के अथवा सीखने के नियमों एवं सिद्धांतों का उल्लेख करता है और शिक्षक उन नियमों एवं सिद्धांतों का अपनी शिक्षण पद्धतियों में क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है, उनका चयन कर सकता है और अपने शिक्षण कार्य को क्या कर सकता है, प्रभावी बना सकता है। अगला बिंदु, मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन की अनेक विधियों का क्या करता है, बतलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में बालकों के मापन एवं मूल्यांकन के लिए अनेक विधियों की क्या करता है, सिफारिश करता है अथवा हमको ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षक इन मापन एवं मूल्यांकन की विधियों के माध्यम से यह पता लगा सकता है कि शिक्षार्थी में नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो योग्य है अथवा नहीं है। यानी बालक की योग्यता की था लगाने के लिए शिक्षक मनोविज्ञान की जो मूल्यांकन विधियां, उन मूल्यांकन विधियों का उपयोग करते हुए बालक की ज्ञान की योग्यता का क्या कर सकता है, पता लगा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो मापन एवं मूल्यांकन की विधियां हैं, उन मापन एवं मूल्यांकन की विधियों के माध्यम से बालक, सॉरी शिक्षक है, वो बालक की क्या कर सकता है, योग्यता मापन कर सकता है और उस योग्यता के आधार पर वो उसे नवीन ज्ञान प्रदान कर सकता है। और अगला बिंदु है
कक्षा समस्याओं का निदान व निराकरण। कक्षा समस्याओं का निदान व निराकरण। तो आप देख रहे हो शिक्षक को कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय अनेक समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं को किस तरीके से, उन समस्याओं के कारणों को खोजा जाए, उन समस्याओं के वास्तविक कारण क्या है तथा उन समस्याओं के वास्तविक कारणों को समाप्त करते हुए किस प्रकार से उस समस्या के समाधान तक पहुंचा जाए, यह समस्त प्रकार का जो ज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को क्या करता है, प्रदान करता है। और इस ज्ञान के आधार पर ही शिक्षक है अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है और अधिगम करता है अथवा बालक के अधिगम को क्या करता है, सहज सरल सुगम सुलभ और तीव्र बनाता है। तो उपरोक्त टॉपिक एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एक छोटा सा ही क्या है टॉपिक है, और ये हमने आपको बतलाया। तो सबसे पहला कि अपने आप को समझना है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहले क्या बतला रहा है, शिक्षक को समझाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, यानी शिक्षक को अपने आप को समझना है। एक अध्यापक में अपने व्यवसाय के अनुकूल योग्यता है अथवा नहीं है, उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से अवगुण नहीं होने चाहिए शिक्षक के लिए। तो ये सारी जो विशेषताएं वो कौन बतला रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बतला रहा है। तो एक अध्यापक में अपने व्यवसाय के अनुकूल योग्यता है अथवा नहीं, उसका स्वभाव, उसका जीवन दर्शन, उसका नैतिक अथवा चारित्रिक गुण किस किस प्रकार के होने चाहिए, यह शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बतलाता है। शिक्षक की समाज में क्या भूमिका है, समाज का क्या दृष्टिकोण है शिक्षक के प्रति, उनकी भूमिका अथवा दृष्टिकोण में समन्वय और संतुलन स्थापित करते हुए शिक्षक क्या करे, अपने व्यवहार चरित्र का क्या करे, निर्माण करे। शिक्षक की क्या क्या आवश्यकताएं, इन सभी बातों का ज्ञान शिक्षक को कौन प्रदान कर रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान प्रदान कर रहा है। अगले बिंदु में हमने आपको बताया बालक को जानना, यानी बालक के व्यवहार को जानने के लिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। हमने आपको बताया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यवहार के लिए किसको, उद्गम स्रोत क्या है, व्यवहार का उद्गम स्रोत मूल प्रवृत्तियां होती हैं, यानी प्रत्येक प्राणी इन मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर क्या करता है, व्यवहार दर्शाता है। तो आप देख रहे हो, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या होता है, एक संवेग उत्पन्न होता है, और उसी संवेग और मूल प्रवृत्ति में क्या होता है, एक घनिष्ठ संबंध होता है, यानी जहाँ मूल प्रवृत्ति होगी वहां संवेग अवश्य होगा। फिर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू बतलाया कि जैसे कोई बालक है, वो बालक अपने साथियों को सदैव तंग करता है, गली में मारपीट करता है, अड़ोस पड़ोस के लड़कों से अथवा बच्चों से झगड़ता है, गली में लगे हुए बल्बों को, रोशनी के प्रकाश के साधनों को क्या करता है, तोड़फोड़ करता है, अथवा गंदगी अथवा कचरा फैलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से हीन शिक्षक अथवा अभिभावक इस प्रकार के व्यवहार का बालक की समस्या का समाधान किस विधि से देखेगा, दंड विधि से देखेगा, और उसको मारपीट के द्वारा अथवा प्रताड़ना के द्वारा ही सुधारने का प्रयास करेगा। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को आधार मानता है। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, हर तरीके से क्या है, वो दूसरे बालक से भिन्न है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से युक्त शिक्षक क्या करेगा, उसकी मूल प्रवृत्तियों का क्या करेगा, सही दिशा निर्देशन, परिमार्जन एवं शोधन करके उसको सकारात्मक दिशा में मोड़ने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, और उसकी जो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जो व्यवहार है, मूल प्रवृत्तियों की जो ऊर्जा है, उसको सकारात्मक कार्य में लगाते हुए उसको एक योग्य बालक में क्या करेगा, तब्दील करने का प्रयास करेगा, और दंड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा। यह कौन बतला रहा है हमको, शिक्षा मनोविज्ञान बतला रहा है बालक के व्यवहार को जानने के लिए। फिर हमने आपको बतलाया शिक्षण पद्धति। तो हमने आपको बतलाया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है सीखने की प्रक्रिया में अनेक नियमों एवं सिद्धांतों का क्या करता है, उल्लेख करता है, उनकी सिफारिश करता है, और शिक्षक इन नियमों एवं सिद्धांतों का अपनी शिक्षण पद्धतियों में अथवा शिक्षण विधियों में उपयोग करता है और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाता है। फिर हमने आपको बताया मूल्यांकन में भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षक की सहायता करता है। मापन एवं मूल्यांकन की अनेक विधियां हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या है, शिक्षक को प्रदान की है। उन मापन एवं मूल्यांकन की विधियों के द्वारा शिक्षक है वो बालक के ज्ञान की था प्राप्त कर सकता है, यानी नवीन ज्ञान को प्रदान करने से पूर्व उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी उन मूल्यांकन विधियों के माध्यम से कर सकता है, और बालक की योग्यता का सही सही आकलन करके उसे उसी अनुसार क्या नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए खुद तैयार होता है और बालक को भी तैयार कर सकता है। और अंतिम बिंदु हमने बताया कक्षा समस्याओं का निदान एवं निराकरण।
शिक्षक को अपना कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय अनेक समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं के वास्तविक कारण क्या है, क्या क्या उन समस्याओं के कारण हो सकते हैं, उनका ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षक को प्रदान करता है। और उन समस्याओं का समाधान किस किस प्रकार से शिक्षक कर सकता है, तो यह समस्याओं के निदान और निराकरण में भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षक की सहायता प्रदान करता है। यदि हम संक्षेप में कहें तो उपरोक्त बिंदुओं का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि एक शिक्षक को अपना शिक्षण प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। और यह बिंदु परीक्षा में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा गया कि एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान, यानी एक अध्यापक के लिए अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें एक बिंदु आया था, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर पाएगा तभी वो अपने शिक्षण को क्या कर पाएगा, प्रभावशाली बना पाएगा, खुद को भी समझेगा और अपने व्यवसाय के अनुसार अपने व्यवहार को, अपने चरित्र का क्या कर पाएगा, निर्माण कर पाएगा। और अपने व्यवसाय से जुड़े हुए, अपने शिक्षण से जुड़े हुए बालक को भी जान पाएगा, तभी वो बालकों का क्या कर पाएगा, अधिगम सहज सरल तीव्र और सुगम बना पाएगा। जब बालकों का अधिगम सहज सरल तीव्र और सुगम होगा तो उसका शिक्षण अथवा व्यवसाय भी क्या हुआ, प्रफुल्लित होगा और उसका व्यवसाय भी क्या होगा, कुशलता को प्राप्त होगा। इसके साथ साथ वो शिक्षण पद्धतियों का भी क्या कर पाएगा, चयन कर सकेगा। शिक्षण पद्धति में अधिगम के नियमों और सिद्धांतों का उल्लेख कर पाएगा, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए। बालक के मापन और मूल्यांकन की विधियों के माध्यम से बालक की योग्यता को जानकर उनको नवीन ज्ञान प्रदान करना, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुसार क्या कर पाएगा, शिक्षण पद्धतियों के चयन में भी क्या कर पाएगा, उनका उपयोग कर पाएगा। और कक्षा में आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारणों को जानने में और उनका निराकरण करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षक की सहायता करता है। तो आज का हमारा यह छोटा सा टॉपिक था और यही समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।